हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या देखा था और इस वीडियो में हम अपवर्तन की व्याख्या देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा इसका चित्र। चलिए हम इसको चित्र को समझते हैं और लिख कर हम इसके माध्यम से समझते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले कहा गया है माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है। तो इसमें दोस्तों जेड जेड डैश, ये दोस्तों इसमें यहाँ पर डैश नहीं, यहाँ पर है। तो जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि दो माध्यमों को अलग करने वाला ये पृष्ठ है। माध्यमों की सीमा का पृष्ठ है जिनमें से तरंगों की चाल है v1 व v2 है। माने कि दोस्तों इसमें पहले माध्यम में जो तरंग की चाल है वो v1 है और दूसरे माध्यम में दोस्तों तरंग की चाल है वो v2 है। एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। दोस्तों, ये जो तरंगाग्र है AB यानी कि A और B तिरछा आपतित होता है, इस पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है और जिस पर तिरछा आपतित होता है तथा t बराबर 0 समय पर यह अपवर्तक पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है। यानी कि दोनों के जो चालों में अंतर है दोस्तों वो 0 है, यानी कि दोनों की चालें समान हैं, समान चाल से चलते हैं, तो ये A पर आपतित होता है। जब तक दोस्तों यह A पर आता है, A तरंगाग्र हमारा, तो B वाला तरंगाग्र हमारा यहाँ पर रहेगा, ये और ये A यहाँ पर पृष्ठ पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यही है, यहाँ पर A को स्पर्श करता है, यानी कि जेड जेड डैश को बिंदु A पर स्पर्श करता है तथा तरंगाग्र के बिंदु B को सीमा पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। यानी कि दोस्तों जब तक यहाँ पर ये पहुंच जाता है तब तक B वाला तरंगाग्र यहीं पर रहता है और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में दोस्तों कितना समय लगता है, t समय लगता है। और t समय जब तक यहाँ पर लगता है दोस्तों तब तक हमारा A वाला तरंगाग्र, तब दोस्तों बी ए डैश बराबर v1t, यानी कि बी ए डैश यहां से दोस्तों यहां तक की जो दूरी है तय करने में विस्थापन है कि चाल जो है, तो यहां से ये t हो गए दोस्तों इसका समय और चाल v1 है, तो v गुणे t यानी v1t हो गई। यही है यहाँ पर बी ए डैश बराबर v1t, यानी कि b से a तक पहुंचने में लगा समय यहां से यहां तक t है और चाल v1 है, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, v1t। अब दोस्तों जैसे जैसे तरंगाग्र AB आगे बढ़ता है, यानी कि जो तरंगाग्र हमारा AB है, ये वाला AB जैसे जैसे आगे बढ़ता है, यानी कि आगे बढ़ता है, वह सीमा पृष्ठ के बिंदु A व A डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे ये हमारा आगे बढ़ेगा तो ये A डैश और A के बीच के बिंदुओं से ये सीमा पृष्ठ के बिंदुओं से टकराएगा। दोस्तों इसके बीच जो कण होंगे ये यहाँ पर टकराएंगे। यही होता है दोस्तों तरंगाग्र, तो बिंदुओं से बीच टकराता है। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। दोस्तों जब यह पृष्ठ पर टकराता है तो हाइगेंस के अनुसार यही दोस्तों द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से फिर निकलेंगी जो टकराएगा और टकराने के बाद दूसरे माध्यम पर प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों ए व ए डैश के बीच बिंदुओं से टकराता है और हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं और जो दूसरे माध्यम v1 v2 वेग से चलती हैं। अब दोस्तों इसका वेग v2 क्यों हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले माध्यम में v1 था और फिर यहाँ पर माध्यम बदल रहा है दोस्तों, यानी कि दूसरा माध्यम आ गया, तो यहाँ पर उसी तरंग की चाल जो हो जाएगी बदल जाएगी। यानी कि माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। जैसे माध्यम एक ही है तो उसमें माध्यम की चाल नहीं बदलती है, जैसा कि परावर्तन की व्याख्या में हुआ था, उसमें तरंगों की चालें नहीं बदल रही थी, इसमें बदल जाएंगी। इसमें v2 हो जाएगी और पहले माध्यम में v1 थी, तो v2 वेग से चलती है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं। दोस्तों ये यहां तक पहुंच गया, तो अब ये दोस्तों यहां से निकलना स्टार्ट करेगा, तब तक कि B भी जब तक यहां तक पहुंचेगा तब तक ये यहां से निकलना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले A से द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, यानी कि A से चलना स्टार्ट कर देती हैं तथा t समय में दूसरे माध्यम AB डैश बराबर b2t दूरी तय कर लेती है। यानी कि A से B डैश तक यहां तक पहुंचेगा, जितना समय t यहां तक लगा उतने समय में ये यहां तक पहुंचेगा, तो यानी कि इसकी दूरी v2t हो गई और इसकी दूरी दोस्तों v1t हो गई। तो ये यहां तक पहुंचा और ये दोस्तों यहां से निकलकर यहां तक आ गया, क्योंकि दोनों समांतर थी और यहां पर दोस्तों इससे एक लंब डालेंगे, जबकि यहां पर दोनों समांतर है तो इसलिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब दोस्तों ठीक उसी समय t में तरंगाग्र का बिंदु पहले माध्यम से बी ए डैश बराबर b1t दूरी तय कर a डैश तक पहुंचती है। यानी कि मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी यहां से यहां तक है, तो इसकी दूरी हो गई दोस्तों b2t और इसकी हो गई b1t। चलिए तो यही यहाँ पर है a b डैश बराबर b2t, यानी कि a b डैश बराबर b2t
और बी ए डैश बराबर B1T, यानी कि बी ए डैश बराबर B1T। ये यहां पर हो गया। अब दोस्तों क्या करना है आपको, माना दूसरा माध्यम पहले माध्यम के सापेक्ष सघन है, यानी कि हमें मानना है कि पहला माध्यम जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष सघन है। अब दोस्तों आप जानते हैं कि सघन माध्यम और विरल माध्यम जो होते हैं, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इसलिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल हम सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम बताएंगे। तो B2T दोस्तों सघन माध्यम की प्रकाश की चाल है, तो इसलिए B2 लेस देन B1 होगा, क्योंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल B1 है, इसलिए यह ज्यादा होगी। तो चलिए आता है AB डैश लेस देन BA डैश, यानी कि AB डैश जो B2T है, तो ये हमारा कम होगा चाल और ये वाली चाल ज्यादा होगी, इसलिए यहां पर यही बताया गया AB डैश लेस देन BA डैश, यानी कि BA डैश पहले माध्यम की चाल अधिक होगी। चलिए अब आगे क्या है, अब A को केंद्र मानकर, यानी कि A को हमें केंद्र मानना है, केंद्र मानकर AB त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचते हैं, यानी कि A को केंद्र मानकर और AB डैश त्रिज्या का, यानी कि यहां पर केंद्र मानना है और यहां तक की त्रिज्या लेकर यहां पर एक इस प्रकार से चाप में लगाना है। ये चाप लग गया और फिर यहां से दोस्तों इस चाप पर हमें एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। तो गोली चाप लगाना है AB डैश त्रिज्या का और तथा A डैश को एक डैश से चाप पर स्पर्श रेखा AB डैश खींच देनी है, यानी कि A डैश से हमें दोस्तों AB डैश यहां पर स्पर्श रेखा मिला देनी है। ठीक, अब समकोण त्रिभुज दोस्तों यहां पर भी एक समकोण एंगल बनेगा। अब दोस्तों हमें समकोण त्रिभुज AB डैश लेना है, यानी कि AB डैश ये वाला ऊपरी वाला हमें समकोण त्रिभुज लेना। अब इसमें देखिए दोस्तों हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, हमारा यहाँ पर ये बन रहा है, तो इसमें दोस्तों हम क्या लेंगे, इसमें आई कोण यहां पर बन रहा है, क्योंकि आपतित किरण का ये कोण है, ये अभिलंब से यहां पर आई एंगल बन रहा है, तो हम इसको दोस्तों लेंगे साइन आई। तो साइन आई हम यहां पर लेंगे साइन आई। सो दोस्तों साइन आई बराबर BA डैश अपॉन AA डैश होगा, क्योंकि साइन का जो होता है लंबवटिक कर्ण होता है। तो दोस्तों BA डैश ये लंब हो गया हमारा और ये कर्ण हो गया, तो लंबवटिक कर्ण और BA डैश हमारी ये दूरी क्या थी दोस्तों B1T, तो इसकी जगह पे B1T और अपॉन AA डैश, ये दोस्तों साइन आई हो गया। अब दोस्तों समकोण त्रिभुज AB डैश A डैश लेंगे, ये वाला समकोण नीचे वाला लेंगे, तो इसमें भी दोस्तों हम इसी प्रकार से, इसमें दोस्तों R एंगल बन रहा है, तो इसलिए साइन R लेंगे हम। तब दोस्तों इसी प्रकार समकोण त्रिभुज A डैश B डैश, यानी A डैश B डैश, इसमें हम लेंगे तो इसमें साइन R लेंगे, क्योंकि यहां पर दोस्तों R एंगल बन रहा है, इसलिए साइन R बराबर AB डैश अपॉन AA डैश। तो दोस्तों इसमें भी ये है दोस्तों, ये सर्वांग यानी जो भुजा उभयनिष्ठ है, ये भी कर्ण का काम करेगी। तो लंबवटिक कर्ण यानी कि इसकी जो दोस्तों ये दूरी हम यहां से तय किए थे, तो ये B2T थी, इसलिए यहां पर B2T और AA डैश हमारा होगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, जो पहला वाला तो दोस्तों समीकरण 1 था, उसमें हम इसका भाग दे देंगे, तो साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे। और दोस्तों साइन आई की वैल्यू क्या थी, BA डैश अपॉन AA डैश, और साइन आर की वैल्यू ये हो गई। तो इसे दोस्तों हम भाग करवाएंगे, तो हमारा इस प्रकार से A डैश से A डैश, ये वाला AA डैश कैंसिल हो जाएगा और ये बचा हमारा दोस्तों। तो अब हम इसे क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर, तो दोस्तों साइन आई अपॉन साइन आर बराबर हो जाएगा BA डैश की वैल्यू हमारी क्या थी B1T और AB डैश की वैल्यू B2T, तो T से T हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर B1 अपॉन B2 बचेगा दोस्तों। और यही क्या हो गया दोस्तों, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर B1 अपॉन B2। इसे दोस्तों हम एक नियतांक मान लेंगे B1 अपॉन B2 को, और दोस्तों ये होता है अपवर्तन का दूसरा नियम, अर्थात स्नेल का नियम। तो हमारा दूसरा नियम यहां से सिद्ध होता है, बराबर में नियतांक। अब ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर, यही होता है दोस्तों अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी कि स्नेल का नियम। अब दोस्तों पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यह दोस्तों होता है अपवर्तन का पहला नियम। तो इस प्रकार से अपवर्तन के दोनों नियम यहाँ पर सिद्ध हो गए। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ये हो गया हमारा दूसरा नियम, यानी स्नेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक के। और ये हो गया दोस्तों आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। यही है दोस्तों हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।